तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिसकी मदद से एक डीएनए अपने आप को कॉपी करके दो नए डीएनए कॉपीज सिंथेसाइज करता है। उस प्रोसेस में, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में किस तरह के एंजाइम का इस्तेमाल होता है और वो एंजाइम क्या फंक्शंस परफॉर्म कराते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं, जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, इस डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस का एंजाइमेटिक मशीनरी या एंजाइमेटिक मैकेनिज्म, एंजाइमेटिक मैकेनिज्म जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम या फिर प्राइमरी एंजाइम, जो मेन एंजाइम है इसका, उस मेन एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन को परफॉर्म कराने के लिए। डीएनए पॉलीमरेज का एक और नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज का ऐसा नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये एक नई डीएनए की पॉलीमर सिंथेसाइज कर सकता है। डीएनए की एक नई चेन, नए पॉलीमर को बना सकता है, उसको सिंथेसाइज कर सकता है। डीएनए के पॉलीमराइजेशन या फिर डीएनए का पॉलीमर सिंथेसाइज करने का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास में डीएनए के जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे एडेनाइन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनको एक पर्टिकुलर मैनर में ऐड किया जाएगा। तो जब इनको हम ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में, तो हमें एक सीक्वेंस मिलती है, डीएनए सीक्वेंस या फिर डीएनए का पॉलीमर। तो ये जो हमारे पास में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ करके डीएनए का पॉलीमर बनाने की प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं डीएनए पॉलीमराइजेशन। और ये डीएनए पॉलीमराइजेशन करवाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये सारा एडिशन करने के लिए, ये जो हमारे पास में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज अपनी मर्जी से कोई भी नया डीएनए सिंथेसाइज नहीं कर सकता। इसको फंक्शन करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत होती है? एक ऐसी सीक्वेंस को जो इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, एक ऐसी सीक्वेंस जो इसको ये बताए कि जो नया डीएनए पॉलीमर बनने वाला है, जो नया डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होने वाला है, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन सीक्वेंस है या फिर जो एक ऐसी सीक्वेंस जो डीएनए पॉलीमरेज को गाइड करती है नया डीएनए पॉलीमर बनाने के लिए, उसको बोलते हैं टेम्पलेट सीक्वेंस। तो डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? एक टेम्पलेट डीएनए सीक्वेंस। अब ये टेम्पलेट डीएनए सीक्वेंस क्या है? ये जो टेम्पलेट डीएनए सीक्वेंस है, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, मान लीजिए इसके अंदर में ए टी जी सी सी ए जी ए सी ए, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इसके अंदर में प्रेजेंट है। तो जब डीएनए पॉलीमरेज इस टेम्पलेट के पास में आएगा, डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए इस टेम्पलेट डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है। इसी टेम्पलेट डीएनए सीक्वेंस को यूज करके जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक नया डीएनए पॉलीमर बनाता है। और उस नए डीएनए पॉलीमर के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है हमारे ओरिजिनल पेरेंटल या फिर टेम्पलेट सीक्वेंस के। तो जहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर टी, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर टी है तो ए। और ये जो नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ है, ये जो नया डीएनए का मॉलिक्यूल, नया डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है, ये हमेशा किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है?
5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। डीएनए का पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही हो सकता है। तो डीएनए पॉलीमरेज भी इसका पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होती है, एक टेम्पलेट की जरूरत होती है, इसीलिए हम बोलते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के ऊपर ही डिपेंड करता है एक नया डीएनए पॉलीमर बनाने के लिए, इसलिए इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इस डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी और इससे रिलेटेड इसके टाइप्स वगैरह हम यहाँ पर इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसका डिस्कवरी डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर किया था, यानी कि इसकी डिस्कवरी की थी एक बहुत फेमस बायोकेमिस्ट है जिनका नाम है कॉर्नबर्ज। एक बहुत फेमस बायोकेमिस्ट है जिनका नाम है कॉर्नबर्ज, और ये कॉर्नबर्ज ने ही पहला डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर किया था फ्रॉम ई कोलाई। ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उस बैक्टीरिया या फिर ई कोलाई सेल में से इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। लेकिन जैसे जैसे बैक्टीरिया के अंदर और डीएनए पॉलीमरेज की खोज हुई, बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन की स्टडी हुई, तो हमें ये पता लगा कि डीएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास में ई कोलाई या फिर किसी भी बैक्टीरिया में जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 1 डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड थर्ड इज डीएनए पॉलीमरेज 3। ये तीनों जो नेमिंग है, इनका जो नंबरिंग ऑर्डर है वो इनके डिस्कवरी ऑर्डर के बेसिस पे है। मतलब पहले सबसे पहले डिस्कवर हुआ था डीएनए पॉलीमरेज 1 जिसको कॉर्नबर्ज ने डिस्कवर किया था, फिर उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज 2 डिस्कवर हुआ है, और लास्ट हमारा डिस्कवर हुआ है डीएनए पॉलीमरेज 3। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है इसी को बुलाया जाता है कॉर्नबर्ज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज को कई बार हम कॉर्नबर्ज एंजाइम भी बोल देते हैं। लेकिन अगर बात करें कि डीएनए पॉलीमरेज, वो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए रेप्लिकेशन में एक्चुअल में हेल्प करता है, जो डीएनए पॉलीमराइजेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में एक्चुअल में इन्वॉल्व्ड होता है, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, ये एक्चुअल एंजाइम है जो डीएनए पॉलीमराइजेशन को गवर्न करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को गवर्न करता है। जबकि अगर हम डीएनए पॉलीमरेज 2 की बात करें और डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें, तो ये कुछ एसोसिएटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कुछ रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन से, बट डायरेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये हो गई ई कोलाई की बात, बैक्टीरिया की बात। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में टोटल 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास में जो डीएनए पॉलीमरेज टाइप है वो 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं, जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये 5 डिफरेंट तरह के डीएनए पॉलीमरेज हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो ये बात हो गई हमारे सबसे मेन एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होगा। इसके बाद हम चलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ने वाले हैं वो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा तरह के एंजाइम, बहुत ज़्यादा तरह के कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो उतना तो मैं 12th लेवल पर ज़रूरत नहीं है। तो जो हम यहाँ पर एक्चुअल डीएनए पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, वो बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। बट इसके बेसिक पॉइंट्स दोनों तरह के यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन पर एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या स्टेप्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअल में परफॉर्म होता है।
सबसे पहला स्टेप होता है हेलिक्स ओपनिंग। हेलिक्स ओपनिंग, अब हेलिक्स ओपनिंग का मतलब क्या है भाई, हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो हमेशा हेलिकल फॉर्म में दो स्ट्रैंड्स आपस में ऐसे हेलिक्स बना करके रहते हैं, जहां पर हेलिक्स दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई पड़ते हैं और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सिंथेसिस होता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज कभी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर डायरेक्टली एक्शन नहीं कर सकता। इसको पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट की फॉर्म में, और उसी सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट का इस्तेमाल करके जो डीएनए पॉलीमरेज होता है हमारी बॉडी में, वो डीएनए पॉलीमराइजेशन कर सकता है, नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर सकता है। तो ये जो डीएनए की ओपनिंग है या फिर डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग है, इसको डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म से सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ले जाने का जो काम करता है वो काम करता है एक एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। तो यहाँ पर एक एंजाइम का यूज होता है जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज यानी कि ये हेलिक्स ब्रेकर है, ये हेलिक्स को तोड़ता है, हेलिक्स ब्रेकर। भाई हेलिक्स को कैसे तोड़ेगा? हेलिक्स को तोड़ेगा बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। डीएनए की दो स्ट्रैंड्स आपस में हेलिकल फॉर्म में क्यों अरेंज्ड है? बिकॉज उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर कोई एंजाइम इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दे तो क्या डीएनए का डबल हेलिकल फॉर्म भी ब्रेक हो जाएगा और वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ जाएगा? बिल्कुल। तो हेलिकेज एंजाइम का यही काम है, डीएनए से बाइंड करना और डीएनए के हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। और जब डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो जो हेलिकल फॉर्म में डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में जो डीएनए है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ जाएगा। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पूरे डीएनए में से, डीएनए तो बहुत लंबा मॉलिक्यूल होता है, बहुत लंबा पॉलीमर होता है, लॉन्ग पॉलीमर है, पूरे बड़े से डीएनए में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जाकर के हेलिकेज अपना एक्शन शो करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की ओपनिंग करवाना स्टार्ट करेगा? तो डीएनए के अंदर में कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं या फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इन्हीं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई सीक्वेंस, इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस पर हमारा हेलिकेज एंजाइम जाकर के बाइंड करता है और यहाँ से हेलिक्स ओपनिंग स्टार्ट करता है। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस में ऐसा क्या खास है जो हमारे पूरे डीएनए के अंदर से इसको अलग बनाता है, जो यहीं से हेलिक्स की ओपनिंग होती है, कहीं और से हेलिक्स की ओपनिंग नहीं होती है? तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि हेलिक्स को ओपन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा सेल क्या चाहता है? मिनिमम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो सीक्वेंस है जहां पर डीएनए को ओपन करने में एनर्जी या फिर एटीपी सबसे कम लगेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो साइट होती हैं वो एडिनाइन थाइमीन रिच साइट होती है। यहाँ पर जो हमारा नंबर होता है नाइट्रोजनस बेस का या फिर न्यूक्लियोटाइड्स का, उनमें एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड्स और थाइमीन न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और आपको मालूम है एडिनाइन और थाइमीन आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि अगर हम यहीं पे बात करें ग्वानिन साइटोसिन की तो वो आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। तो एक ऐसा सीक्वेंस जो एटी रिच है उसके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर भी कंपैरेटिवली कम होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड कम होंगे तो कम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा हेलिक्स को ओपन करने में, और ऐसे में एनर्जी कम इस्तेमाल होगी हेलिक्स ओपनिंग के लिए। तो इसीलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन की हेलिक्स ओपनिंग होती है वो सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पर देखने को मिलती है।
अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नंबर कितना होता है भाई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर डीएनए में कितने नंबर में होगा। तो दो कंडीशन बनती हैं। अगर तो हमारे पास में एक स्मॉल डीएनए है, छोटा डीएनए है, जैसा कि बैक्टीरिया में देखने को मिलता है या फिर प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें हमारे पास बहुत लार्ज डीएनए पीस है, जैसा हमारा यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो यूकैरियोट्स के पास में बहुत ही इलोंगेटेड लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल है। क्योंकि प्रोकैरियोट के पास में डीएनए मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली छोटा होता है, सर्कुलर होता है और कंपैरेटिवली साइज में छोटा होता है, तो इसके पास में एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ओराई सी। सी मतलब सर्कुलर डीएनए का ओराई। तो यहाँ पर एक सिंगल ओराई देखने को मिलता है, एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स का डीएनए कंपैरेटिवली बहुत लॉन्गेटेड होता है। तो क्योंकि इसका डीएनए बहुत ज़्यादा लंबा है, तो यहाँ पर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ना दिखाई देकर के क्या दिखाई पड़ता है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो साइट होती है वहां से डीएनए रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर सकता है। तो मतलब अगर बैक्टीरिया में देखें तो बैक्टीरिया में एक ही जगह ऐसी होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और पूरा का पूरा रेप्लिकेशन इसी के थ्रू, इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के थ्रू कंट्रोल होता है। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो पार्ट बाय पार्ट होता है। कुछ डीएनए रेप्लिकेट करेगा इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की मदद से, कुछ ऐसा डीएनए होगा जो इस वाले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की मदद से रेप्लिकेट करेगा, कुछ ऐसा भी डीएनए होगा जो इस वाले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की मदद से रेप्लिकेट करेगा, और कुछ ऐसा भी डीएनए होगा जो इस वाले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की मदद से रेप्लिकेट करेगा। एक ऐसी डीएनए सीक्वेंस जिसके पास एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है और जो एक बार में कंप्लीटली रेप्लिकेट होती है एक साथ, तो ऐसी यूनिट को बुलाते हैं रेप्लिकॉन। तो ये हमारे पास में सारी क्या है, रेप्लिकॉन। ये जो यूनिट है हमने बनाई है ये भी क्या है, रेप्लिकॉन। ये भी रेप्लिकॉन, ये भी रेप्लिकॉन, ये सब क्या है, रेप्लिकॉन। प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में एक सिंगल रेप्लिकॉन होता है क्योंकि इसके पास में एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो पूरा का पूरा डीएनए एक ही बार में रेप्लिकेट करता है, एक ही रेप्लिकॉन यहाँ पर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल रेप्लिकॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं कि ये जो डीएनए की ओपनिंग होती है वो एक्चुअल में होती कैसे है। यहाँ पर हम एक डीएनए सीक्वेंस बना लेते हैं, उसका एक टुकड़ा बना लेते हैं। भाई डीएनए तो बहुत बड़ा है, उसको पूरा तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये, और यहाँ पर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस प्रेजेंट है यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आकर के बाइंड करेगा, हेलिकेज नाम का एक एंजाइम। हेलिकेज यहाँ पर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो साइट होती है या जो एक ओराई साइट होती है, उस एक ओराई साइट पे हमेशा दो हेलिकेज एंजाइम आकर के बाइंड करते हैं या फिर एक पेयर ऑफ हेलिकेज एंजाइम आकर के यहाँ पर बाइंड करते हैं। तो एक पेयर ऑफ हेलिकेज एंजाइम एक इस तरह से और एक इस तरह से आते हैं, इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर बाइंड कर जाते हैं, एक इस डायरेक्शन में या इस ओरिएंटेशन में और एक इस ओरिएंटेशन में। जैसे ही ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से बाइंड करते हैं, ये डीएनए की ओपनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं इस मैनर में, इस तरह से डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके जो दोनों स्ट्रैंड है उनको अलग अलग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक इस डायरेक्शन में डीएनए की ओपनिंग करता है और एक इस डायरेक्शन में डीएनए की ओपनिंग करता है। तो अल्टीमेटली जब ये रिजल्ट होता है तो ये क्या बनता है, ये कुछ इस तरह का एक सिचुएशन बन जाती है जहां पर एक सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर एक रीजन ऑफ डीएनए इस तरह से लूप की फॉर्म में या फिर बबल की फॉर्म में एक रेप्लिकेशन बबल बना देता है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एक रेप्लिकेशन
बबल, यहाँ पर ये डीएनए ओपन हो गया। ओपन कैसे हुआ है? क्योंकि इस वाले हेलिकेज ने जो हमारा H1 है और ये H2 है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए इन दोनों डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो ये रेप्लिकेशन बबल है, इस रेप्लिकेशन बबल में हम अगर ध्यान से देखें तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे और एक वाई शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है। और ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क या फिर रेप्लिकेशन ओपनिंग, रेप्लिकेशन फोर्क। फोर्क मतलब होता है चिमटा, वाई शेप स्ट्रक्चर इस तरह से, और रेप्लिकेशन में मदद करता है ये चिमटा। तो हमारे पास में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से कितने रेप्लिकेशन फोर्क बनते हैं? 2 रेप्लिकेशन फोर्क, एक ये वाला रेप्लिकेशन फोर्क और एक ये वाला रेप्लिकेशन फोर्क। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बुलाते हैं रेप्लिकेशन बबल। जो रेप्लिकेशन बबल है इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होगा? इसके अंदर में दोनों डायरेक्शन में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन इस तरफ भी चलेगा और इस डायरेक्शन में भी चलेगा। इसलिए ये डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो हमेशा बाई डायरेक्शनल मैनर में चलती है, बाई डायरेक्शनल। पर इजी करने के लिए, तुम्हारे लिए इसको और ज़्यादा इजी बनाने के लिए एनसीईआरटी में सिर्फ एक रेप्लिकेशन फोर्क को लेकर के बात की गई है। जो पूरा का पूरा रेप्लिकेशन दिखाया गया है वो एक साइड पर दिखाया गया है, जो दूसरे साइड पर रेप्लिकेशन है वो उसी की मिरर कॉपी या फिर उसी के जैसा परफॉर्म होता है, और इसको आपको समझना है। एनसीईआरटी ने आपको सिर्फ एक साइड का रेप्लिकेशन फोर्क दिखा रखा है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम रेप्लिकेशन फोर्क बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। ये जहां पे हमारा डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो चुका है, एक पे 3 प्राइम एंड एक पे 5 प्राइम एंड, इधर भी एक पे 5 प्राइम और एक पे 3 प्राइम एंड, और यहाँ पे हमारा एक हेलिकेज इस तरह से लगा हुआ है और इसकी ओपनिंग करता हुआ जा रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई जो डीएनए स्ट्रैंड है वो दोनों अलग अलग तो हो गए, पर क्या उनकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अभी भी एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है? बिल्कुल है। अगर इसके ऊपर में ATGC प्रेजेंट है तो इसके ऊपर में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी। किसी भी 2 डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर में जब कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है तो उनके पास में एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो दोनों आपस में जुड़ करके वापस से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन कर दें। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है ये आपस में जुड़ करके एक वापस से डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म भी बना सकती है। तो ऐसा ना हो या इसको अवॉइड करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है वो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स की फॉर्म में यूज किया जाता है, जिनको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, SSB प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स हैं इनका नाम क्या है? SSB प्रोटीन्स। और इन SSB प्रोटीन्स का काम है सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, जो टेम्पलेट डीएनए है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना हुआ है जिसको हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के बनाया है, उन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, उनको स्टेबलाइज करना। वो दोनों आपस में जुड़ करके वापस एक डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म ना बना ले, इसको रोकने के लिए हमारे पास में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आकर के जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनसे आकर के बाइंड कर जाता है और उनकी वापस से बाइंडिंग को स्टॉप करता है। तो ये SSB प्रोटीन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आकर के जुड़ जाते हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पर, जो है RNA प्राइमर फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप है RNA प्राइमर फॉर्मेशन। RNA प्राइमर फॉर्मेशन। भाई अब तुम RNA प्राइमर जैसे ही तुमने देखा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। भाई अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? डीएनए रेप्लिकेशन। अभी तक हम सारी बातें कर रहे थे कि डीएनए अपने आप को किस तरह से रेप्लिकेट करता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? RNA प्राइमर फॉर्मेशन। प्राइमर कुछ नहीं है, प्राइमर एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है
और आरएनए प्राइमर का मतलब है कि वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आरएनए वाली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी। तो हमारे पास में आरएनए की प्राइमर या फिर आरएनए का एक छोटा सा स्ट्रेच सिंथेसाइज किया जाएगा। आरएनए का एक शॉर्ट स्ट्रेच, कितना शॉर्ट, 8 से लेकर के 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। तो ये छोटा सा एक 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग प्राइमर का फॉर्मेशन करना है, उसी को बोलते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को बनाने का काम क्यों जरूरी है या फिर आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, वो समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरएनए प्राइमर की जरूरत क्यों पड़ रही है। आरएनए प्राइमर मतलब स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग सीक्वेंस, छोटा सा स्टार्टिंग स्ट्रेच। भाई जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके अंदर में एक और लिमिटेशन है। डीएनए पॉलीमरेज के अंदर में लिमिटेशन होती है कि ये इट कैनॉट स्टार्ट अ न्यू डीएनए चेन। डीएनए पॉलीमरेज कभी भी एक नई डीएनए पॉलीमर चेन को सिंथेसाइज करना स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके पास में कैपेबिलिटी होती ही नहीं है। तो फिर ये करता क्या है, ये इट कैन ओनली इलोंगेट it can only elongate the 3' end of an already present chain। डीएनए पॉलीमरेज कभी भी एक नया डीएनए सिंथेसाइज करना स्टार्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एक पुरानी चेन के 3' एंड को इलोंगेट कर सकता है। उसको काम करने के लिए हमेशा एक छोटी सी स्टार्टिंग सीक्वेंस बना करके आपको देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक टेम्पलेट डीएनए है, एडिनाइन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडिनाइन, थाइमीन, इस तरह की एक सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस हमारे पास में प्रेजेंट है तो डीएनए कभी भी इसके ऊपर में जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, 5' to 3' डायरेक्शन, मतलब इस तरह से वो पॉलीमराइजेशन करेगा। लेकिन डीएनए के पास में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यहाँ पर पहला न्यूक्लियोटाइड आकर के ऐड कर दे, 5' एंड पर पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दे, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको एक छोटी सी सीक्वेंस चाहिए रहती है, प्री एग्जिस्टिंग सीक्वेंस चाहिए रहती है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक पहले से एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है, एडिनाइन, थाइमीन, ग्वानिन, और इसके पास में एक OH ग्रुप प्रेजेंट है 3' एंड पे। तो इस 3' एंड पर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नया न्यूक्लियोटाइड ला करके जोड़ सकता है। यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड लेकर के आएगा, यहाँ पे लेके आएगा G। तो G न्यूक्लियोटाइड लेकर के आएगा और यहाँ पर आकर के उसको जोड़ देगा। ये काम ये कर सकता है, मतलब कि ये इसको इलोंगेट जरूर करा देगा 5' to 3' डायरेक्शन में। पहले से एक चेन जो एग्जिस्ट कर रही है उसके 3' एंड OH एंड को इलोंगेट करवा सकता है। लेकिन पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की बात करें तो ये डीएनए पॉलीमरेज के बस की बात नहीं होती। तो डीएनए पॉलीमरेज को ये छोटी सी सीक्वेंस बना करके देगा कौन भाई, अगर इसको काम करना है तो एक छोटी सी प्री एग्जिस्टिंग सीक्वेंस चाहिए होती है और उसी सीक्वेंस के 3' एंड को ये बढ़ाता है। बट ये छोटी सी सीक्वेंस इसको बना करके कौन दे सकता है, तो यही काम करने का जो जिम्मा होता है वो किसका है, आरएनए प्राइमेज का। जो आरएनए प्राइमेज है या फिर जो प्राइमेज एंजाइम है उसका रोल होता है टू सिंथेसाइज स्मॉल आरएनए प्राइमर या फिर आरएनए स्टार्टिंग मटेरियल ऑन डीएनए इन टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर,
मतलब क्या इसका, मान लीजिए हमारे पास में एक टेम्पलेट सीक्वेंस है जिसको इलोंगेट, जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस हमें बनानी है। एडिनाइन एडिनाइन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन एडिनाइन एडिनाइन ग्वानिन साइटोसिन 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। तो पहले यहाँ पर आएगा एक आरएनए पॉलीमरेज जिसका नाम है प्राइमेज, और वो यहाँ पर आकर के 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक आरएनए स्ट्रेच का सिंथेसिस करेगा। जैसे यहाँ पर जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे यू। अब थाइमीन की जगह आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, यहाँ पे यू जी सी ए, इस तरह की एक सीक्वेंस यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा, और इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमर। अब इस प्राइमर में 3 प्राइम एंड पर क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप। इसी OH ग्रुप को लेकर के यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड्स एडिशन करने का काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का। तो डीएनए पॉलीमरेज इसको बढ़ाता है और डीएनए पॉलीमरेज इसको बढ़ा करके फिर इलोंगेट कर देगा। क्योंकि आरएनए प्राइमेज को फंक्शन करने के लिए या फिर एक प्राइमर बनाने के लिए डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आरएनए प्राइमर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमेज एंजाइम को एक और नाम होता है जो पूरा नाम है इसका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए का सीक्वेंस को इस्तेमाल करके उसको टेम्पलेट की तरह यूज करके एक नई सीक्वेंस को जनरेट करना। किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे अपने डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे 5 प्राइम एंड, यहाँ पे 3 प्राइम एंड, यहाँ पे 3 प्राइम एंड, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर एक्ट करता है एक आरएनए प्राइमेज, और आरएनए प्राइमेज आकर के 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक प्राइमर का जनरेशन कर देता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और इस 3 प्राइम के पास एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर इसने एक छोटी सी सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाई है, वैसे ही यहाँ पर भी एक छोटी सी सीक्वेंस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम OH डायरेक्शन में बना देगा। और यहाँ पे हमारा हेलिकेज एंजाइम तो काम कर ही रहा है, जो हमारा आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। अब जैसे ही आरएनए प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर का फॉर्मेशन कर दिया, अब प्राइमेज एंजाइम हट जाता है, छोटा सा सीक्वेंस बनाने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है और ये रिमूव हो जाता है। अब इन्हीं प्राइमर्स को एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास में एक नया एंजाइम आएगा जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो इस एंजाइम को अगर हम हटा दें, अब हमारे पास में क्या आने वाला है, डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ बाइंड करेगा, एक डीएनए पॉलीमरेज, और एक डीएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे बाइंड करेगा। अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात कर रहे हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम है, जो पहले से डीएनए की चेन एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, इसके एक्सटेंड करना 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। मतलब इसको अब कैसे एक्सटेंड करेगा, ये इसको उठा करके 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चेंज कर देगा। ऐसे यहाँ पर भी इसको ऐसे उठा करके 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज इस तरह से नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। एक बार हम देखते हैं कि नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कैसे करता है। मान लीजिए हमारे पास में है एक सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस के यहाँ पर प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप, जबकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 3 प्राइम पर OH ग्रुप, और यही OH ग्रुप जरूरी है डीएनए पॉलीमरेज की फंक्शनिंग के लिए। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, ये है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज आ करके जो नया ये 3 प्राइम एंड ग्रुप है, जो पहले से एग्जिस्टिंग चेन है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक नया
न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में, ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, मतलब यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप अभी जुड़े हुए हैं, तो डीऑक्सीराइबोस ट्राइफॉस्फेट शुगर यहाँ पर प्रेजेंट है, डीऑक्सीफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट शुगर। इस शुगर में से, इस न्यूक्लियोटाइड में से 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएंगे, जो हाई एनर्जी एनहाइड्राइड बॉन्ड वाले फॉस्फेट ग्रुप्स थे वो क्या हो गए, रिमूव। और इनके रिमूव करने से बहुत सारी एनर्जी भी जनरेट होती है। आपको मालूम है ये जो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के लास्ट 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, वो एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं। जब वो टूटते हैं तो उनके टूटने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली इसका 5 प्राइम एंड इसके 3 प्राइम OH ग्रुप से आकर के ज्वाइन कर जाएगा। क्योंकि हमारे ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थी, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, तो जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट था वो यहाँ पर एज अ सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, मतलब वो जुड़ करके एक पॉलीमर का भी फॉर्मेशन कर रहा है, बट इसके अलावा वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल का भी काम कर रहा है, वही एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इनका 2 काम होता है, एज अ सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के अलावा दूसरा काम क्या है, एज अ एनर्जी प्रोवाइडर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, चौथे स्टेप पर सॉरी। हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे जैसे हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ता हुआ जा रहा है तो उसके बढ़ने से एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है हमें इन दोनों चेन में से एक के ऊपर में। हमें क्या प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, दोनों चेन में से एक के ऊपर में एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। यहां पर हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम थ्री प्राइम डायरेक्शन में एक्सटेंड किया था, यहाँ पे 3 प्राइम डायरेक्शन में एक्सटेंड किया था। अब जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ रहा है, भाई आगे भी तो पोर्शन जनरेट होगा ना, आगे भी तो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन जनरेट हो रहा है। जैसे जैसे आगे ये हेलिकेज एंजाइम बढ़ता जा रहा है तो आगे वाला स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में डेवलप होता जा रहा है, क्योंकि डीएनए हेलिकेज कभी भी पूरे के पूरे डीएनए को एक बार में ओपन नहीं करता, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस हो जाएगा, हमारा सेल उसको परमिट नहीं कर सकता। तो डीएनए हेलिकेज डीएनए की ओपनिंग पार्ट बाय पार्ट, छोटे छोटे सेक्शन में करता जाता है। अब जैसे ही डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ गया तो हमें फिर से इस वाली स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना है, इस वाली स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना है। पर ध्यान से देखें तो जो ये वाली स्ट्रैंड है, क्या यहाँ पर कोई भी इस साइड पे 3 प्राइम OH ग्रुप दिखाई पड़ रहा है? नहीं, यहाँ पर तो 5 प्राइम एंड है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए हमेशा 3 प्राइम एंड की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर तो 3 प्राइम एंड है नहीं। तो इसके लिए ये जो ये वाली सीक्वेंस है, यहाँ पर एक बार और फिर से हमारा एंजाइम आएगा, प्राइमेज एंजाइम, और प्राइमेज एंजाइम आकर के एक छोटा सा प्राइमर दोबारा ऐड करेगा, और इसी प्राइमर को एक्सटेंड करने का काम करेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज। फिर से एक नया डीएनए पॉलीमरेज आएगा और नया डीएनए पॉलीमरेज इसको भी एक्सटेंड करके यहाँ तक बढ़ा देगा। लेकिन अगर हम इस वाली चेन की बात करें तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके पास में 3 प्राइम ग्रुप OH ग्रुप पर एक फ्री OH ग्रुप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम बार बार प्राइमेज एंजाइम की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। हम और एक बार इसको आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर तो हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वो था, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको आगे की तरफ बढ़ाता हुआ ही चला जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ये जो दूसरा स्ट्रैंड है, यहाँ पर हमें मल्टीपल
टाइम्स प्राइमर एंजाइम की जरूरत पड़ रही है, बार बार प्राइमर एंजाइम की जरूरत पड़ रही है, प्राइमेज एंजाइम की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये एक इसका 5 प्राइम एंड यहाँ रहता है और 3 प्राइम एंड यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में ये सिंथेसाइज होता है, और इन टुकड़ों को क्या बोला जाता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। बाद में इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। जो भी सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट की फॉर्म में या फिर छोटे छोटे सेगमेंट की फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये कौन सा स्ट्रैंड हो जाएगा? ये स्ट्रैंड हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। जबकि ये वाला स्ट्रैंड कैसा है? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। तो ये वाला स्ट्रैंड तो कॉन्टिन्यूअस ही है, जबकि दूसरा वाला स्ट्रैंड हमारा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा है। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी डिसकंटिन्यूअस मैनर में चलता है। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा किस तरह से चलता है? सेमी डिसकंटिन्यूअस फैशन। एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस में फॉर्म में और एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनता हुआ चला जाता है। अब यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम एक और आती है भाई। डीएनए हेलिकेज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो पांचवी प्रॉब्लम क्या आती है कि डीएनए एक उलझा हुआ मॉलिक्यूल है। जैसे ही आप इसके दोनों धागों को अलग करने की कोशिश करते हैं, इसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे जैसे हेलिकेज आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसको अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो कई बार देखने को मिलता है कुछ आगे वाले सेक्शन में हमें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जनरेट हो जाती है। जैसे अगर आप दो धागे उलझे हुए हैं आपस में लंबाई में और उनको अलग करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस सेक्शन, उस जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, उसके आगे जाकर के कुछ एक्स्ट्रा एटन प्रोड्यूस हो जाती है, एक्स्ट्रा टर्न वो लेने लगता है। इन्हीं को बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। इन पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का नुकसान ये है कि अगर ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हटाई ना जाए, तो ये इतनी ज़्यादा कॉइलिंग कर देंगी कि इसके बाद डीएनए को, हेलिक्स को ओपन करना हेलिकेज के बस की बात होगा ही नहीं, और डीएनए पॉलीमराइजेशन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को हमें तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? टोपोआइसोमरेज डीएनए को कट करता है पहले, और कट करने के बाद में डीएनए को लाइगेट करता है। तो दो एक्शन करता है, पहले डीएनए को कट करता है। मान लो डीएनए को यहाँ से कट कर दिया, जैसे ही डीएनए कटता है, तो डीएनए के अंदर में जो एक्स्ट्रा हमारा टर्न आ गए थे, एडिशनल सुपर कॉइलिंग आ गई थी, वो रिलीव हो जाती है। एक बार जब वो रिलीव हो जाती है, तो डीएनए को क्या करना होता है? हमें लाइगेट करना होता है, डीएनए को जोड़ देना होता है। तो ये दोनों काम होता है डीएनए टोपोआइसोमरेज का। बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज का एक एग्जाम्पल है डीएनए गायरेज। तो जो डीएनए गायरेज है वो और कुछ नहीं है, बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज का ही एक टाइप है, या उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये हो गई हमारे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, और उसको हम किस एंजाइम की मदद से क्या काम सॉल्व करते हैं। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा कि डीएनए का दोनों जो सेगमेंट्स थे वो रेप्लिकेट हो चुके होंगे। भाई डीएनए का मान लेते हैं ये सेगमेंट था जो हम रेप्लिकेट करने में देख रहे थे, ये अल्टीमेटली पूरी तरह से रेप्लिकेट हो चुके हैं। अब जो एक सेगमेंट था जो हमने पहले ही बताया था, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर इस सेगमेंट की बात करें, छोटे से सेगमेंट की, तो ये वाला स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते दौरान बिल्कुल लीनियर फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ था। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, तो ये तो छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ था भाई।
ये तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ था। अब इन दोनों स्ट्रैंड में से हमें एक चीज दिखाई दे रही होगी कि डीएनए के अलावा हमारे पास में, ये तो डीएनए सेगमेंट के अलावा कुछ आरएनए सेगमेंट भी प्रेजेंट है। भाई हमें तो डीएनए बनाना था, बट डीएनए के अलावा हमारे पास में ये हरे कलर से हमने आरएनए भी बनाया। ये आरएनए है, ये भी आरएनए है, ये भी आरएनए है, ये भी आरएनए है। पर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हमें सिर्फ डीएनए बनाना था, आरएनए नहीं बनाना था। इसका मतलब हमें इन आरएनए को रिमूव करके यहाँ पर डीएनए का एडिशन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्राइमर रिमूवल। और प्राइमर रिमूवल अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्राइमर रिमूवल के लिए एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट की फॉर्म में 2 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं कुछ इस तरह से। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट का डीएनए पॉलीमरेज 1 का सिंपल सा काम है, ये जो आरएनए है इसको रिमूव करना। पहला तो इसको रिमूव करना। जैसे ही आरएनए रिमूव करेगा तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप बन जाएगा इस तरह के। अब इस गैप को फिलिंग करने का भी काम कौन करता है, इस गैप को फिलिंग करने का भी काम करता है पॉलीमरेज 1। अब एक बार ये गैप फिलिंग हो गई तो हमारे पास निक फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ से एब्सेंट है, तो इन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए आता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज लास्ट एंजाइम है जो यहाँ पर इन दोनों की फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में मदद करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और इस तरह से पूरा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए दिए हुए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई का जीनोम साइज होता है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर और ई कोलाई हर 20 मिनट में डिवाइड करता है। मतलब इसका जो डीएनए है वो भी 20 मिनट या एग्जैक्टली 18 मिनट्स में रेप्लिकेट करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब इसका डीएनए रेप्लिकेशन कब कितने स्पीड पर चले, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। इसी तरह से यूकैरियोट के लिए भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। तो यूकैरियोट्स का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग या फिर डिटेल में प्रेजेंट पता नहीं है। हमने यहाँ पर एक ओवरव्यू पढ़ा है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल डिवीजन। जब एस फेज चलता है तो एक डीएनए रेप्लिकेट करके 2 डीएनए का फॉर्मेशन करता है और ये दोनों डीएनए माइटोसिस के दौरान या फिर सेल डिवीजन के दौरान अलग अलग हो जाते हैं। एक सेल में चला जाता है और दूसरा वाला दूसरे सेल में पहुंच जाता है। लेकिन दिक्कत ये आती है जब भी हमारे पास में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद या फिर एस फेज के बाद अगर तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपरली ना हो पाए, साइटोकाइनेसिस प्रॉपर ना हो पाए, तो उससे क्या होता है कि जो दोनों डबल डीएनए का अमाउंट डबल हुआ था वो दोनों ही एक ही सेल में देखने को अब मिलेंगे, जिसकी वजह से डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा और पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जनरेट होती है। तो ऐसी सिचुएशन लीड करती है इनटू पॉलीप्लॉइडी सिचुएशन। तो ये हो गया हमारा डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म।